जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। जैसा कि हम डेली सारे डिस्कस कर रहे हैं, अब तक हम पीछे 6, 5, 8, 9, 10, 11 बहुत से सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्शन 13, जो बात करता है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके पास कोई हक नहीं है या हक है तो वो आधा है, ठीक है ना। तो उसके विरुद्ध कुछ व्यक्तियों का अधिकार होते हैं। वो व्यक्ति कौन होते हैं? मान लीजिए पट्टा ग्रहीता हुआ या क्रेता हुआ जो परचेजर होता है, ठीक है ना। तो उसी बारे में बात करता है। वो कहता है हितना रखने या अपूर्ण हित रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्रेता और पट्टा ग्रहीता के अधिकार, उन पर क्या क्या अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संपत्ति है, इधर समझिए थोड़ा सा पहले। ये ए है, ठीक है ना। या तो ये सेलर है या बेच रहा है ये, या कौन है ये पट्टा करता है, ठीक है। ये बी है, ये इनसे क्या कर रहे हैं? या तो पट्टा करवा रहे हैं अपने पक्ष में या ये क्रय कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं की बातें पूछता है। ये पूछता है कि मान लीजिए इसके पास अपूर्ण हक है ना, यह हक है ही नहीं, तो इनका अधिकार क्या होगा, ठीक है। सेक्शन 13 इसी बात पे डिपेंड है। वो बताता है कि जैसे मान लीजिए आप अंतरण अधिनियम यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपने सेक्शन 43 पढ़ा होगा, ठीक है ना। वो भी ऐसे ही पूछता है कि कपटपूर्ण अंतरण के विषय में प्रावधान करता है ना। तो देखिए उसमें क्या अंतर है। जो SRA का 13 और ये TPA का 43, इसमें अंतर ये है कि जो लागू होता है ये चल और अचल यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए लागू होता है। और जो आपका ये TPA है ये सिर्फ अचल यानी कि स्थावर संपत्ति यानी कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही लागू होता है। बस दोनों में अंतर यही है, लेकिन सेक्शन दोनों सेम प्रावधान करते हैं, ठीक है ना। और SRA तो आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, ये विनिर्देश अनुतोष की बात करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। स्पेसिफिक जो आपका रिलीफ होता है। तो देखिए सेक्शन 13 आपकी मैंने हेडिंग आपको बताया था कि हक न रखने वाले व्यक्ति है ना, ये अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता एवं पट्टेदार के अधिकार, ठीक। अब आते हैं सेक्शन 13 का सब क्लॉज 1 पर। देखिए सेक्शन 13 का जो सब क्लॉज 1 बोलता है कि जब कोई विक्रेता या पट्टा करता, ठीक है ना। इसको थोड़ा पहले एक सामान्य नियम बताता हूँ कि मान लीजिए ये बात जो धारा बोलती है, यही बोलती है कि कोई मान लीजिए पट्टा करता है, ठीक है, या कोई विक्रेता है, उसने कोई संपत्ति उनके लिए बेचने की संविदा करी है, संविदा संपत्ति बेच दी है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि उनके पास क्या है, उस संपत्ति का हक नहीं है या अपूर्ण हक है। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को, कौन, पट्टा करता या विक्रेता को, जिस व्यक्ति को संपत्ति बेची गई है, जिसके पक्ष पट्टा किया गया है, वो उसको क्या करेगा, विवश कर सकता है अपनी संविदा पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अब देखिए 13 का सब क्लॉज 1 क्या बात करता है। 13 का सब क्लॉज 1 बात करता है कि जब कोई विक्रेता या पट्टा करता यानी कि सेलर है, लीजिए है, क्या करते हैं, वो संविदा करते हैं यानी कॉन्टैक्ट करते हैं कोई, और तब वह अपनी संविदा पूरे करने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है ना। हम 13 का सब क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, जो बोलते हैं कि जब कोई विक्रेता या पट्टा करता है, कोई संविदा करता है, और जब वह संविदा को पूरा करने की क्षमता भी नहीं रखता है, परंतु तत्पश्चात यानी कि बाद में वह उस क्षमता को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, तो वह संविदा के लिए विवश किया जा सकेगा। कैसे? मान लीजिए इन्हें क्या किया, 20 एक संपत्ति बेचने का है ना, बेचने या क्या किया, पट्टा करने का करार किया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसको कुछ पता नहीं था बी को, तो बाद में क्या हुआ कि ए के पास इस संपत्ति को बेचने या इसका पट्टा करने की कोई क्षमता नहीं थी, या हक नहीं था, जो हक था या अपूर्ण था यानी आधा था, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद ए के पास क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात ये क्षमता उसको मिल जाती है, ठीक है। अब बी क्या करेगा
तो बी इसको इस संपत्ति को बेचने के लिए या पट्टा करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसी बात को 13 का सब क्लॉज 1 बोलता है, ठीक है ना। अब देखिए 13 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जब मान लीजिए जब किसी व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सहमति, जब किसी व्यक्ति की सहमति या उसके द्वारा अंतरण बोलते हैं ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, विक्रेता या पट्टाकर्ता के संव्यवहार को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। जब किसी अन्य व्यक्ति की सहमति, मान लीजिए मैंने क्या किया, देखिए इसको ऐसे थोड़ा समझेंगे हम। 13 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, मान लीजिए मैं हूँ कौन, ए, ये कौन है, विक्रेता है, ठीक है, या कौन है, पट्टाकर्ता है। अब इसने क्या किया, एक कांटेक्ट किया, किससे किया, बी से, ठीक है। कांटेक्ट क्या किया कि मैं आपको अपनी संपत्ति बेचूंगा या फिर आपको पट्टा करूंगा, ठीक है। लेकिन अब जो विक्रेता या पट्टा करता है उसको इस संपत्ति को बेचने या पट्टा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की सहमति आवश्यक है, ठीक है। जब यह व्यक्ति अपनी सहमति दे देगा तभी यह कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण होगा, तभी यह संपत्ति बी के पक्ष में, ये पट्टा बी के पक्ष में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो अब याद क्या हुआ है, जैसे हम पढ़ रहे हैं 13 में कि अधिकार किसका बताया गया, पट्टा ग्रहीता का, जिसके पक्ष पट्टा किया जाता है, या क्रेता या परचेजर का, जो संपत्ति को खरीदता है। तो हम बी को क्या रेमडी है, देखिए बी को अधिकार ये है कि वह इस विक्रेता को क्या करेगा, विवश कर सकता है, यानी कि बाध्य करता है कि वह ऐसी संपत्ति क्या सहमति को प्राप्त करे। किसको, विक्रेता या पट्टाकर्ता को, जो ये बी है, ये इसको विवश कर सकता है कि वह उस सहमति को प्राप्त करे, ठीक है ना। और ऐसी संपत्ति, मतलब इसकी क्या कह रहा है कि जो आपकी सहमति है इसको आप प्राप्त करिए, इसको विवश करेगा, और सहमति प्राप्त करके इस संपत्ति का अंतरण हमारे पक्ष में करिए, ठीक है ना। तो 13 तो आपको समझ में आई होगी कि जो विक्रेता है या पट्टा करता है, जब कोई संपत्ति को बेचने या पट्टा करने की संविदा करता है, बेचता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसी संपत्ति का पट्टा या विक्रय जब पूर्ण होगा जब किसी अन्य व्यक्ति की सहमति आवश्यक हो। अब जो अन्य व्यक्ति की सहमति है, अब इसने मान लीजिए, तो यहाँ जो बी है ये इसको विवश कर सकता है कि ऐसे अन्य व्यक्ति की आप सहमति प्राप्त करें और उस संपत्ति को हमारे पक्ष में वैध रूप से अंतरण करें। इसी बात को 13 का सब क्लॉज 2 बात करता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम तेरे का सब क्लॉज 3 की। 13 का सब क्लॉज 3 बोलता है कि मान लीजिए जब विक्रेता या पट्टा करता है, ठीक है ना, विक्रेता वही होता है जो कोई ज़मीन देखता है, और पट्टा करता है वो होता है जो कोई पट्टा करता है, ठीक है ना। वो कब मतलब अब होता क्या है कि जब वो पट्टा करता है, संपत्ति देखता है, तो वह वही झूठ बोलता है, क्या बोलता है कि यह संपत्ति भार मुक्त है, मतलब इस पर कोई बंधक वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने इस पर कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी, बिल्कुल शुद्ध संपत्ति, ठीक है। बाद में पता चलता है कि संपत्ति पे तो बंधक रखी हुई थी, यानी कि मॉर्गेज था। अब जो मॉर्गेज था वो संपत्ति के मूल्य से अधिक था। मान लीजिए संपत्ति का मूल्य है 60,000 रुपये, ठीक है, लेकिन जो बंधक था वो कितना था, 70,000 रुपये। तो ये मॉर्गेज की बात करता है यहाँ पे कि मान लीजिए कि संपत्ति का अंतरण किया गया और संपत्ति अंतरण करने वाले यानी पट्टाकर्ता जो होता है या जो विक्रेता होता है, और वो संपत्ति का अंतर करते समय बोलता है कि संपत्ति पे कोई भार नहीं है ना, कोई संपत्ति किसी बंधक के अंतर्गत नहीं है ना, इसमें कोई भार है। लेकिन बाद में पता चलता है कि संपत्ति पे बंधक है और जो बंधक है वो संपत्ति की मूल्य से अधिक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ जो क्रेता है, क्रेता कौन है, यानी परचेजर है, या कौन, या पट्टा ग्रहीता कौन है, जिसके पक्ष में हम पट्टा कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, उनको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला ये हो जाता है कि वह
बंधक के मोचन के लिए विक्रेता या पट्टाकर्ता को बाध्य कर सकता है कि आप अपनी संपत्ति का पूरा पेमेंट करिए और संपत्ति को अपने पक्ष में लेके फिर हमको उसका हस्तांतरण करिए। ठीक है। दूसरा होता है, देखिए इसमें पहला क्या किया करेगा, पहला तो उसको ये अधिकार है कि पहले वो उसको मोचन के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है ना, किसको, विक्रेता या पट्टाकर्ता को। ठीक है। दूसरा उसके पास ये है कि हमको बंधन से मुक्त किया जाए, यानी कि बंधन की मुक्ति की बात करता है। तो उसके बाद 2 अधिकार होते हैं, चाहे तो पहले इसको विवश कर सकता है पट्टाकर्ता विक्रेता को कि आप अपनी संपत्ति का मोचन कराइए, या जैसे आप मोचन पढ़ते हैं सेक्शन 60 TPA संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत, तो वहाँ बताया गया है कि जब अपनी संपत्ति पर जो बंधक है उसका मूल्य चुका देते हैं तो संपत्ति आपके पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी, उसी को मोचन बोलते हैं। ठीक है। तो उसी बात में बोल रहा है कि जहाँ यहाँ जो क्रेता है यानी परचेजर है या पट्टा ग्रहीता है जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है, वो विक्रेता को या पट्टाकर्ता को विवश कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि अपने पक्ष में संपत्ति का मोचन कराइए और मोचन करा के वैध रूप से संपत्ति हमारे पक्ष में हस्तांतरण करिए। ठीक है ना। दूसरा उपचार उसको ये है कि वो अगर इस बात को नहीं करता है तो वो साफ बोल देगा कि हमको जो आपने बंधक किया था उससे हमको मुक्त किया जाए, हमारा पैसा हमको दे दिया जाए। ठीक है। इस बात को कौन बोलता है, 13 का सब क्लॉज 3 बोलता है। ठीक है। अब 13 का सब क्लॉज 4, 13 का सब क्लॉज 4 क्या बोलता है। देखिए ये सब क्लॉज जो हम आपको नंबर 2 बता रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, ये में से वहाँ पे आप बैक पढ़ेंगे तो वहाँ ये ABCD करके है ना, यानी 13 4 बोलिए, 13 D बोलिए। ठीक है। तो 13 D क्या बोलती है, देखिए ये बोलती है जब पट्टाकर्ता या विक्रेता, ठीक है, जब विक्रेता पट्टाकर्ता कोई बादल आते हैं। ठीक है। मान लीजिए वो कोई सूट लेके आए, कौन लेके आए, पट्टाकर्ता या विक्रेता, या वो न लाया, पट्टा ग्रहीता लाया या क्रेता लाया, कोई भी बात लेके आया। ठीक है। अब उस बात में होता क्या है कि स्वत्व के वाहन में, स्वत्व का टाइटल के वाहन में या अपूर्ण स्वत्व के वाहन में, या उसका थोड़ा मतलब आधा ही आपके पास टाइटल है ना, क्या होता है, बात खारिज कर दिया जाता है। ठीक है ना। बात क्या हुआ, खारिज कर दिया गया। क्यों, कि आपके पास तो उसका टाइटल ही नहीं है, तो आप बात लाने का अधिकार ही नहीं आपके पास बनता है। जब ये बात खारिज कर दिया गया है यहाँ पे, अब बात कौन लाया था, मान लीजिए AB बात ले, कौन ले, मान लीजिए बात लाया आपके यहाँ विक्रेता या पट्टाकर्ता, है ना। वाद का लाए, वाद ये लाए कि सर इस जो संपत्ति है जो हमने ये क्रेता को वे की है या पट्टा ग्रहीता को जो पट्टा किया है, तो उसका परिवर्तन कराया जाए। ठीक है। जब वहाँ बहस चलती है, पता चलता है कि इनके पास तो उसका टाइटल ही नहीं था, तो वहाँ क्या होगा, बात खारिज हो जाएगा। जब वहाँ बात खारिज हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, क्रेता या विक्रेता को 2 अधिकार मिलेंगे। तो पहला अधिकार क्या मिलेगा उसको, तो उसका अधिकार क्या होगा, देखिए उसको जो पहला अधिकार मिलेगा, पहला वो ये होगा कि जो उसने अग्रिम धनराशि दे दी थी, ठीक है ना, मान लीजिए उसने संविदा की थी, बोला इतना पैसा ले लीजिए, हाँ वो बाद में हमको दे देंगे, जिसको एडवांस बोलते हैं, तो वह उसकी राशि की मांग, जो अग्रिम धनराशि है उसकी ब्याज सहित मांग कर सकता है। ठीक है ना। एक तो ये अधिकार हो गया उसका। दूसरा क्या हो गया, उस बाद में उसका जो व्यय हुआ है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना यहाँ पे यार, सूट या विक्रेता लाया, पट्टाकर्ता लाया, क्रेता लाया या पट्टा ग्रहीता, कोई भी ला सकता है। ठीक है। जो उसका बाद व्यय हुआ है वह उसकी भी मांग कर सकता है। ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो अधिकार पढ़ रहे हैं किसके, भोग न रखने वाले व्यक्ति, मतलब हक न रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ये अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पट्टा ग्रहीता या क्रेता के अधिकार क्या है। तो हम अधिकार यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला अधिकार उसको क्या मिला, अग्रिम, जो उसने धन दिया था उसका मतलब एडवांस दे दिया था, उसके ब्याज सहित धन की मांग कर सकता है, हमको वापस कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा क्या करेगा, वो बाद व्यय की मांग कर सकता है, जो उसका सूट में जो भी हुआ उसका हमको खर्चा दिलाया जाए। ठीक है। तीसरा, जो संविदा की विषय वस्तु है,
ठीक है। तो वो तीसरा उसमें बोलता है कि जो संविदा की जो विषय वस्तु है उसका वो धारण करने का अधिकार हमको दिया जाए, ठीक है ना। मान लीजिए बोल रहा है कि कोई संपत्ति है, इसका प्रयोग करने का हमको अधिकार दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने पैसा दे दिया है। अगर वो पैसा नहीं मांगता है, बाद में नहीं मांगता है, तो संपत्ति का प्रयोग करने का ना धारण अधिकार का प्रयोग वो कर सकता है, ठीक है। यही सेक्शन 13 बोलता है। देखिए सेक्शन 13 का खंड 2 पढ़ेंगे अब हम जो पढ़ रहे थे, देखिए इसको बोल सकते हैं हम 13A, 13B, 13C, 13D, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 13(2) की। ये क्या बात करता है? देखिए 13(2) जो बात करता है वो बात करता है कि ये जो भी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जो अधिकार हैं, यह चल संपत्ति, ठीक है। चल संपत्ति कौन सी? जंगम संपत्ति, इसको हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, के संबंध में भी लागू होंगे, ठीक है। कौन से प्रावधान? जो हम 13A, 13B, 13C, 13D हम जो पढ़ के आए हैं, जो प्रावधान है, यानी कि 13(1) के अंतर्गत ये प्रावधान 13(2) में चल संपत्ति के संबंध में भी लागू होंगे। इसी बात को धारा 13(2) बोलती है। तो आपका सेक्शन 13 ऐसा रहा, आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।